हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का रेस्पिरेशन का पार्ट, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में रिएक्शन होती है, और रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये क्या किया मैंने, सांस ली, एग्जैक्टली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। सो दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, रेस्पिरेशन जब नाम सुनते हैं, या एक छोटा सा काम करो, क्लास शुरू ही हुई है तो आसपास कोई भी हो, अगर आसपास कोई भी हो, भाई बहन हो या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, उनसे ज़रा एक छोटा सा सवाल पूछना कि यार रेस्पिरेशन क्या होता है। बस सिंपली ये पूछना कि क्या तुम्हें पता है रेस्पिरेशन क्या होता है। या ये सवाल आप खुद से भी पूछ सकते हो, बिकॉज अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, अभी तक आपको पता था रेस्पिरेशन क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। या इतना भी छोड़ दो मैम, इतना क्या प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, क्या हमें इतना पता था कि ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है, सिंपल सिंपल, ऑक्सीजन अंदर आ रही है बॉडी के और CO2 बाहर जा रहा है, यही है रेस्पिरेशन, है ना। अरे बिल्कुल सही बात है, मानते हो कि नहीं? इतना ही पता था ना, और इतना पता था अच्छी बात है। लेकिन नाउ यू हैव मूव्ड टू 10th ग्रेड, अब 10th क्लास में आ गए हो, तो ये वापस से तो नहीं पढ़ोगे यही चीज़ कि सिर्फ रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन का अंदर आना, इनहेल करना ऑक्सीजन और एक्सहेल करना CO2। बताओ ना, जाहिर सी बात है कुछ तो एक्साइटमेंट होगा कि अभी 10th क्लास में आ गए, 10th क्लास का करिकुलम पढ़ेंगे, अगेन रेस्पिरेशन। तो क्या वही पढ़ना है, O2 अंदर CO2 बाहर? नहीं, लेवल अप करेंगे इसमें। हम कैसे? हम जानेंगे कि एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन का क्या सही मायने में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज से मतलब है। तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहो तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अर्लियर, देखो सही बात कही, अर्लियर यानी पहले के टाइम में क्या माना जाता था? द फिनोमिना बाय विच O2 that is oxygen is absorbed and CO2 is liberated from living organisms has been defined as respiration। इतना मानते हो कि नहीं, है ना? इतना अभी तक मानना ही। ऑलराइट, ये हमें पता था O2 अंदर जा रहा है। अब चाहे वो ह्यूमंस की बात हो, प्लांट्स की बात हो या दूसरे एनिमल्स की बात हो, हमें पता था मैम यही प्रोसीजर चलता है, ठीक है, इतना पता था तो मैं आगे बताऊंगी। हावेवर जब हम एक्चुअल में बात करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन सिर्फ गैसियस एक्सचेंज से इसका मीनिंग नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है विच इज समथिंग मोर देन ब्रीथिंग, बिकॉज आपको इतना तो पता है O2, अरे यही O2 ऑक्सीजन क्या है, बोलोगे मैम एक गैस है, एंड CO2 क्या है, फिर से बोलोगे मैम ये भी गैस है। तो ये जब अंदर बाहर कर रहे थे तो इस प्रोसेस को सिंपली हम गैसियस एक्सचेंज भी तो कह सकते थे। बताओ मुझे ये बात बताओ, इसको हम सिंपली गैसियस एक्सचेंज भी तो कह सकते थे, लेकिन इतना भारी वर्ड देने का क्या सेंस हुआ? वी आर गिविंग इट सच अ हैवी वर्ड लाइक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या मात्र सिर्फ ओनली गैसियस एक्सचेंज होगा? नहीं, थोड़ा तो सवाल कुछ आ रहा होगा मन में, अच्छी बात है, उसका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। ये नहीं बोल रही हूँ, अगेन सुनना, ये नहीं बोल रही हूँ कि इट इज़ नॉट गैसियस एक्सचेंज। ऑफ कोर्स दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का। ऑलराइट, तो वो जो दो टर्म्स हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कौन से? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, उनसे जो है हम पर्दाफाश करेंगे। आ जाओ। However, the given definition is in fact kind of gaseous exchange। ये जो आपने बात कही, ये तो gases का आना जाना हो रहा है। This is not exactly respiration। So now, respiration ऑक्सीजन का थोड़ा रोल अगर if you can recall from class 9th, हाँ कोई बात नहीं, याद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं तो हूँ ना, मैं बताऊँगी। क्या याद कर रहे हैं कि हमें पता है कि हम जो है खाना खाते हैं, एक तो पहले हमने पीछे क्या देखा था, न्यूट्रिशन देखा था। न्यूट्रिशन से हमने क्या किया, बॉडी को एनर्जी पहुंचाई। तो इतना समझ जाओ कि जितनी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है ना, इनका एक पर्पस है। एक पर्पस होता है कि नहीं? अभी आप पढ़ रहे हो, आपका क्या पर्पस है? क्लास 10th क्लियर करना, नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लियर करना, ये पर्पस है ना, इसलिए तो पढ़ रहे हो। तो वैसे ही ये इतनी प्रोसेसेस हो क्यों रही हैं बॉडी में, इनका एक पर्पस है। हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन में भी एनर्जी, बोलो मैम रेस्पिरेशन में कितनी ही एनर्जी चाहिए? अरे चाहिए ना भाई, जब इतनी मेहनत वाले काम करने हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब नाउ इट मे बी डिफरेंट कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एनर्जी चाहिए। अब सब थोड़ी ना इंसान होते हैं,
कुछ कुछ छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, उन्हें हमारी जितनी एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स, उन्हें डिफरेंट टाइप की एनर्जी चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है। चलता फिरता प्लांट देखा है क्या कहीं, ऐसे टांग उठा के चल रहा है क्या प्लांट? नहीं, एक ही जगह खड़ा है बढ़िया, तो उसको उस टाइप की एनर्जी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो आइए आगे देखते हैं। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो कितने सितारे हैं आसमान में, सारे उतार के ना यहाँ लगा दो कि रेस्पिरेशन की एक्चुअल बात समझे हो। अब क्या लिखा है, अगेन पढ़ो, 5 बार पढ़ूंगी मैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, वो पिछला, तभी तो न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन से पहले पढ़ते हो, समझ रहे हो? न्यूट्रिशन पहले क्यों देखा था, इसका भी एक रिलेशन था, ताकि जो फूड आपने ले तो लिया, अब क्या, फूड आपने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या, उस फूड को लिया है उसकी एनर्जी तो निकालो ज़रा, जो फूड लिया है उसकी एनर्जी तो निकालो। तो इसी एनर्जी के रिलीज को, इसी एनर्जी के रिलीज को ऑक्सीजन की मदद से क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। तो आज से ज़रा 10th क्लास वाले हो तभी बोलूँगी, अब 6th क्लास वाले को जाके मत कह देना कि तुम भूल जाओ, जहाँ तक वो पढ़ रहे हैं वो वहाँ के लिए ठीक है। अरे हर स्टेजेस होती है ना, 6th स्टैंडर्ड में आपने ये लाइन पढ़ी, क्योंकि ये जो हमारा लीटर है, अरे लीटर कैसे, कोई वेसल है, वेसल का एग्जाम्पल देती हूँ कि नहीं, 4 लीटर का वेसल है ना, 4 लीटर का वेसल है, 5 लीटर पानी भर दोगे तो क्या होगा, बह जाएगा। तो वैसे ही 6th स्टैंडर्ड के हिसाब का जो दिमाग है उसमें उतनी डिटेल। देन बढ़ते गए तो हमने कहा अच्छा सुनो सुनो, रेस्पिरेशन में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ग्रास्प करने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो नाउ यू आर इन ग्रेड 10th एंड आई नो, अब रेडी हो, ठीक। तो क्या बोला, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल आई वोंट डिसएग्री, लेकिन उस गैशियस एक्सचेंज करा क्यों हमने, उस गैशियस एक्सचेंज का कोई पर्पस था। एक्चुअल रीज़न तो ये है कि हमें एनर्जी रिलीज करनी है ऑक्सीजन की मदद से। अब ऑक्सीजन लाएंगे कैसे, तभी तो कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज। इतनी बात समझे हो तो ज़रा मुझे बताओ, ठीक है। क्या हुई यहाँ पे कहानी, हमने पढ़ा है, हमें पता है रेस्पिरेशन में जहाँ तक पता था गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, पर वो क्यों, एक सवाल आता है मन में, क्यों, वाई। सवाल नहीं आता है तो आज से सवाल उठाना चालू कर दो। दिमाग में जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक कैसे चलेगी गाड़ी। चाहे हो सकता है आंसर आपको कुछ भी मिले, चाहे हो सकता है आपको ठुकराया जाए कि नहीं भाई ये चीज़ उल्टी है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन तो करो। अगर क्वेश्चन करोगे ना, वो चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ टाइम तक याद रहती है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपनी क्लास में टीचर से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो अभी तक याद रहते हैं, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं या तो उस क्वेश्चन का आंसर सही निकला होगा या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे करेक्ट किया। तो ये बात समझे, क्यों, वाई, क्यों ले रहे थे ऑक्सीजन, बिकॉज फूड जो हमने पिछले चैप्टर में न्यूट्रिशन खा लिया था उससे एनर्जी रिलीज करनी है, और उसमें कौन मदद करता है, ऑक्सीजन। क्योंकि एक प्रोसेस चलता है, सुन लेना, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एक प्रोसेस, इसके नाम है, बता देती हूँ अभी से समझ जाओ, बिकॉज आगे इसकी कहानी काफ़ी चलने वाली है। ये 2 नाम आपने सुने होंगे, ऑक्सीडेशन, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। होपफुली केमिस्ट्री में देखते हो, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या सेंस है, देख बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ बता दूंगी क्या होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इतना समझ रहे हो वर्ड कौन सा आ रहा है, इतना समझ रहे हो ना कौन सा वर्ड आ रहा है, बोलोगे मैम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन इज, या तो लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपको याद करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर यू कैन ऑल्सो से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब वो भाई आपका केमिस्ट्री का खेल है, तो वहाँ जो है समझ लेना जब कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी है। मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि जो भी रिएक्शन देखेंगे ना हम, उसमें क्या है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, तो उसमें जो फूड है ना, जो खाना खाया था, उससे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तभी तो ये जो हम सांस लेते हैं, ये जो सांस ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं ताकि जो अंदर फूड लिया है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए और एनर्जी रिलीज हो जाए। 5-6 बार इस लाइन को मैं रिपीट कर चुकी हूँ, तो आई होप अब डाउट नहीं आए, बिकॉज आगे बार बार ये नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। कहानी आगे बढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन समझ गए। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन, जब भी सुनो इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑलराइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी कहानी अभी नहीं है बट फिर भी समझ जाओ। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी में भी हाइड्रोजन ऐड होए तो वो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, समझ गए।
छोटी सी बात थी, रिकॉल करवाना था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा प्रोसेस। ऑलराइट, चलो, द एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स होल्ड एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। अब ये क्या लाइन है यहाँ से समझते जाओ, देखो एक एक लाइन बुक की भी समझते जाओ। क्यों? बिकॉज होता क्या है, हम कभी कभार थ्योरी समझ तो लेते हैं, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप समझ लेते हो, बट जब वर्ड्स आ जाते हैं ना, द लैंग्वेज व्हाट वी से बुकिश लैंग्वेज और बायोलॉजिकल लैंग्वेज, तो स्टूडेंट्स दे टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड, थोड़ा डर लगने लगता है। तो इसीलिए मैं समझाती भी हूँ और उसके बाद ये लैंग्वेज भी बताती हूँ कि ये भी ध्यान रखना। एक्चुअल में पलक मैम ने जो कहा है वैसी देसी भाषा नहीं आएगी, आपको क्या आएगा, ये बायोलॉजिकल वर्ड्स आएंगे, तो ये समझना। क्या लिखा है? द एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल। अब शांति से, इनको चैन नहीं था कि फूड लिख दे, क्योंकि अब बोला है 10th स्टैंडर्ड में हो तो सिर्फ फूड क्यों लिखे, एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स। सो ये उसकी बात है जो फूड आपने इंटेक किया था, वही पिछले सेशन में जो खाना खाया था हमने। अब सबने अलग अलग खाया होगा ना, किसी ने सैंडविच खाया था, किसी ने क्या खाया था, पराठे खाए थे, जो भी खाया होगा, ठीक है, वो फूड मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो फूड मॉलिक्यूल्स अपने केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनमें एनर्जी होल्ड करके रखते हैं, यानी पकड़ के। मतलब वो बेचारे इतने अच्छे होते हैं, जब से उन्हें हमने लिया था ट्री से आए न्यूट्रिशन अपने पास होल्ड करके रखा था कि ये जो न्यूट्रिशन है मुझे देना है, ये न्यूट्रिशन है मुझे देना है। अब चाहे वो किसी को भी देना हो, है ना, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, तो वो एनर्जी होल्ड करके रखते हैं। सो दिस लाइन स्टेट्स एग्जैक्टली दैट कि द एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स होल्ड एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स एक दूसरे को ऐसे बॉन्ड, पता है ना, हमें हाथ पकड़ के रखते हैं, जो बॉन्ड होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, तो ऐसे ये डबल बॉन्ड है, ये होल्ड करके रखा है। तो ये यानी क्या होल्ड करके रखी है इसने? एनर्जी। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो वैसे ही जो भी फूड मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो जो भी एटम्स होंगे, उन्होंने एनर्जी होल्ड करके रखी है। तो अब बोलोगे एनर्जी तो होल्ड करके रखी है, एनर्जी तो है, पर उसका हम इस्तेमाल, उसका यूजेज कैसे करेंगे? यानी उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी होल्ड है, बंद है, उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है? ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ऑक्सीडेशन करके। तभी ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस इतना है हमारी लाइफ में, बिकॉज जो एनर्जी होल्ड होती है बॉन्ड्स में, वो कौन रिलीज करता है? ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। कहाँ पे? अरे सेल्स के अंदर हो रहा है ना, लिविंग की बात है भैया। एक चीज़, अच्छा भाई ये मत बोलने लगना कि अभी हो का रही है, ये होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी लिविंग होंगे, ठीक है। ये पेन सांस थोड़ी ना लेगा मेरा, ये मेरा पेन सांस लेगा क्या? नहीं। तो लिविंग वालों की बात है, इतना समझना। तभी तो सेल्स कहा, सेल्स, अरे वही सेल्स। कौन होते हैं सेल्स? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। इज इट और नॉट? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि नहीं? बोलोगे मैम स्ट्रक्चर्स की स्पेलिंग कैसे लिखी है आपने? अरे समझ जाओ ना, स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। सेल पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने क्लास 9th में इसी के ऊपर। तो अब आ जाओ कहाँ पे? इन सेल्स पे। इन सेल्स के अंदर जो मान लो फूड है, ऑक्सीडाइज होगा, तभी जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। इतनी बात समझ गए? चलो भाई आगे आओ। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑफकोर्स ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नाउ एक चीज़ समझो, जब ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन समझ रहे हो? रिएक्शन में क्या होता है? कभी भी जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ऐसे रिएक्शन, तो क्या पढ़ते हो? देखो साइंस की ये जो 3 चीज़ें हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पढ़ी क्यों जाती है एक ही साथ? क्योंकि इनकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत है क्योंकि अभी जब मैंने कहा रिएक्शन, तो आप आ जाओगे कहाँ पे आओगे? केमिस्ट्री पे आओगे। केमिस्ट्री पे कैसे? यहाँ पे होंगे एक साइड पे, इतना पता है, रिएक्टेंट्स। एक साइड पे होंगे रिएक्टेंट्स जिनको रिएक्ट करवा रहे हैं, और लास्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं ना रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्टेंट्स है। तो इधर साइड पे मान लो ये आपका फूड है, उसका बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड बना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ, तो प्रोडक्ट में जो मतलब बाहर निकल गया, जिसका काम हो गया, कौन निकला? CO2 प्लस वाटर। अरे बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। जैसे किसकी फैक्ट्री? चिप्स की फैक्ट्री मुझे बहुत पसंद है यार, हर बार चिप्स की फैक्ट्री लेते हैं, तो अभी भी वही ले लो। चिप्स की फैक्ट्री में आपका एक्चुअल पर्पस क्या था? अब जब नाम लिया है चिप्स फैक्ट्री, तो चिप्स ही बनाने होंगे मैम, ठीक है भाई। चिप्स फैक्ट्री से आपने चिप्स बनाए, आपने मान लो ले लिए, किससे बनते चिप्स? आलू, है ना, आलू वगैरह ले लिए, उसके ले लिए, एंड यहाँ पे ले लिए आपने मसाले, ठीक है, जो भी आपको डालना था
डाला, हो गया। अब जब मान लो ये सारा काम हो गया, एनर्जी ले ली, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आया, यहाँ पे एक जगह बन जाएगा चिप्स, यहाँ पे एक जगह तो बन जाएगा चिप्स। और सिर्फ चिप्स थोड़ी ना बनता है, कितना वेस्ट कचरा भी तो बाहर निकलता है ना। कुछ चिप्स मान लो जो खराब हो गए या कोई और बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे ही ये जो रिएक्शन होती है, फूड के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनसे एनर्जी रिलीज करवाता है ऑक्सीजन, एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में क्या निकलता है, CO2 एंड वाटर, जिसको हमें टाटा बाय बाय करना होता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, सेम चीज़ लिखी है कि नहीं पॉइंट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट्स, है ना। मेन प्रोडक्ट तो कुछ और थी, जो थी हमारी एनर्जी, चिप्स था, एंड जो बाय प्रोडक्ट हैं वो रिलीज होते हैं CO2 एंड वाटर के फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। अच्छा, इतना किसी को याद हो तो बताना, हम बोलते हैं सेल की एक एनर्जी करेंसी होती है, सेल की एक एनर्जी करेंसी होती है। अरे जैसे हमारी कंट्री के करेंसी क्या है, पैसे की क्या है, रुपीज़ है, USA की अलग है, वहाँ की डॉलर है, यहाँ की कुछ है। तो वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी की कोई करेंसी होती है, उस करेंसी का स्ट्रक्चर यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। कौन है वो भाई, वो है ATP। बहुत देखने को मिलेगी, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है, ATP बहुत देखोगे आगे। तो यानी ये जो एनर्जी मैं बार बार बोल रही हूँ ना, एनर्जी रिलीज, तो सोच रहे होगे मैम कैसे इमेजिन करें इस एनर्जी को, तो ये ATP निकल रहा है, इसी को कहते हैं हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स बिटवीन ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू सिंथेसाइज ATP। न्यूट्रिशन चैप्टर में अगर याद हो तो ये प्रोसेस चली थी, नहीं भी याद हो तो जल्दी से इधर आ जाओ। ऑलरेडी जो है ना ADP रहता है। ADP क्या है, तो नाम नोट कर लो इसका, एडिनोसाइन है डाइफॉस्फेट। ठीक, ये कौन हो गया, ये हो गया ADP। ATP नहीं है, ADP है ये, प्लस PI, ये छोटू सा I बनाया है, क्यों, क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। P तो पता है फॉस्फोरस होता है, I क्यों लगाया, क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। इन दोनों को मिलाया, यहाँ 2 फॉस्फेट थे, डाई, एक और फॉस्फोरस आ गया, तो क्या बन जाएगा, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो यानी जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बन जाएगा, वही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज ATP। ATP क्या है, पूरी बात यही है, एडिनोसाइन, बस डाई की जगह आ जाएगा ट्राई, ये क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। इज इट क्लियर। यानी ADP वगैरह से ज़्यादा यूजेज नहीं है, मतलब ये वो लोग हैं, वही बच्चे जो मैंने बताए थे, याद हो अगर, कि जिनमें पोटेंशियल तो पूरा है, यानी वो बच्चे अच्छे से क्लास 10th को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। वैसे ये है हमारे ADP, शक्ति बहुत है इनके पास, सारी पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, बस इन्हें किसकी ज़रूरत है, एक बोलते हैं ना गुरु, एक मोटिवेटर की। तो वैसे ही मोटिवेटर आ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, कहता है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पढ़ना है, तो वो करके जो है ATP बन गया, यानी कौन सा वाला बच्चा, जो अपने पोटेंशियल रियलाइज़ कर दिया। क्लियर। ATP एनर्जी, ये है एनर्जी जो रिलीज हुई है। इज इट क्लियर, समझे। चलो, तो लास्ट लाइन में यही लिखा है, सिमिलरली सेम चीज़ थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पे, बॉन्ड्स की बात ही कर रहे हैं। दीज बॉन्ड्स आर लेटर ब्रोकन बाय एंजाइमेटिक hydrolysis and the energy so set free is used by the cells in their activities. For the non-stop release of energy, the cells need uninterrupted supply of oxygen and constant removal of CO2. चलो, कभी भी याद हो अगर तो हर बार कहते हैं सांस अच्छे से लिया करें। और कितने लोग योगा करते हैं, देखते हो ना, कितनी सारी कौन सी योगा होती है, एक होती है वो अनुलोम विलोम, और कितनी सारी चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है सांस की इतनी, अरे बहुत ज़रूरत है। सांस ले तो ली, लेकिन अंदर ये काम हो रहा है यहाँ पे, यानी आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, ये जो मसल्स काम कर रही हैं कैसे, क्योंकि इन तक ऑक्सीजन जा रहा है कंटिन्यूअस। मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस, सांस लेना रोकी नहीं मैंने। अब मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि क्लास ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद सांस ले लेंगे, नहीं, सांस तो चल ही रही है। क्यों, बिकॉज अभी बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए मुझे, तो कंटिन्यूस सप्लाई किसका चाहिए होता है, ऑक्सीजन का, तभी ये जो है कंटिन्यूस ब्रीदिंग चल रही है। क्लियर। तो यही सेम चीज़ कही है इसी में। और एक चीज़ और एडेड है कि लेटर ये जो और बॉन्ड्स होती हैं, ये जो ATP बोल रहे हो मैम, एनर्जी तो बन गई, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो ये जो बॉन्ड्स बनती है, एंजाइम्स भी तो हैं,
अरे सारा काम एक ही इंसान कर ले क्या, एंजाइम्स को भी थोड़ा मौका दो। तो एंजाइम्स जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाती है, यानी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं और इस एनर्जी को फ्री कर देते हैं जब भी काम करना हो। अब हर बार थोड़ी ना करेंगे, मान लो सो रहे हो, क्या करोगे, सो रहे हो तब थोड़ी ना इतनी एनर्जी चाहिए, काम करोगे तब एनर्जी चाहिए, तो तब तक स्टोर्ड रहती है और उसके बाद यूज़ में आती है। इज़ इट क्लियर और नॉट? तभी कहते हैं कभी भी रनिंग कर रहे हो या फिर कोई लोग जिमिंग करते हैं तब इतनी थकान क्यों होती है, एक बात बताओ। जब अच्छा सीढ़ियाँ ही चढ़ ली, छोड़ दो रनिंग वनिंग, सीढ़ियाँ ही चढ़ ली पहले वाले तक, हाफने लगते हैं कुछ लोग तो। हाँ ठीक है, मैं भी हाफती हूँ, सही बात है। तो क्यों? क्योंकि अच्छे से जो है हम ब्रीदिंग करते नहीं हैं, यानी सेल्स को जो है ऑक्सीजन कम पहुँचा तो एनर्जी बन ही नहीं पाई, तो इसलिए बॉडी में ऐसे थकान होती है। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल असेंबली में खड़े खड़े गिर जाते हैं, क्यों? अच्छे से ब्रीदिंग नहीं करी होगी, है ना। या तो हो सकता है खाना नहीं खाया हो, है ना, और खाना खा भी लिया हो, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं करी। कुछ सोचेंगे यार ये तो खा के निकली थी ब्रेकफास्ट, तो भी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हो सकता है ब्रीदिंग उसने सही से नहीं करी, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, एंड आगे की कहानी पता है। ठीक है, तो एटीपी का इम्पोर्टेंस हम समझ गए। यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं और यहाँ पे ब्लड है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के बाद जो है, इस चैप्टर नहीं, इस जो टॉपिक के बाद है रेस्पिरेशन, जब हम पूरा खत्म करेंगे देन वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? बिकॉज ये जो मैंने कहा था सारी प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड है। तो जब आपने सांस ली तो काम कौन करेगा सांस को पूरी बॉडी में लेके जाने का? ऑक्सीजन आपने तो इनहेल कर दी, लंग्स तक पहुंच गई, बॉडी तक कौन लेके जाएगा? ब्लड। तो ये देखो यहाँ वही तो दिख रहा है, ब्लड है, लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कहा मैं आ जाता हूँ ब्लड में, और ब्लड जो CO2 लेके आया था टिश्यू से कि ये तो प्रोडक्ट निकला है, बाय प्रोडक्ट, इसको बाहर भेजना है बॉडी से, तो वो देता है लंग्स को। तो ये समझे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है लिविंग बॉडीज में। ऑल राइट, चलिए, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। कितना क्लियरली, ओनली ये 2 वर्ड्स में इन्होंने बता दिया कि इट्स नॉट मियरली अ गैसियस एक्सचेंज, सिर्फ गैसेस का बदलाव नहीं है, आना जाना नहीं है, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑल राइट, दैट जनरली इन्वॉल्व्स, ये 4 स्टेजेस हैं, चाहो तो इन्हें ऐसे कैसे नोट कर लो बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से कहानी चलती है रेस्पिरेशन की। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अपने आप में ही इमेजिन करो, पहला इनिशिएटर क्या होगा? वही ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, सांस लेना, है ना। तो सबसे पहले हमने सांस ली, सांस ली यानी क्या लिया? अंदर ऑक्सीजन लिया, तो सबसे पहला स्टेप हो गया। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा, अगर नोट कर लिया तभी मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक, फर्स्ट स्टेप इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होती है, उसके साइड में ब्रैकेट में O2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑल राइट, अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे। जब ऑक्सीजन ले लिया, अब जो है फूड की कहानी आती है। क्या करेंगे? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करेंगे जो फूड हमने पहले से कंज्यूम किया था। सो व्हाट इज द स्टेप रिटन? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद इनकमिंग ऑक्सीजन। इनकमिंग कॉल आता है, आता हुआ कॉल, वैसे ही इनकमिंग ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन आती जा रही है उससे हम फूड का, खाने का क्या करेंगे? सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ बीच में एक वर्ड है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज का मतलब देखो, कोई भी रिएक्शन चलती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार ऑक्सीडेशन हुआ और आपका प्रोडक्ट आ जाए, एक ही बार ऑक्सीडेशन हुआ आपका प्रोडक्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। स्टेप वाइज हो सकता है 4, 5, 6, 7 कितने भी प्रोडक्ट्स बने, देन एक्चुअल वाला बना, ठीक है। तो ये रिएक्शंस में एक चीज़ और बता दूं, अगेन मैंने क्या कहा था, 4 लीटर का वेसल है, 5 लीटर पानी डालूंगी, बह जाएगा। तो जितना ज़रूरी है फॉर 10 स्टैंडर्ड, हम डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे, बिकॉज जो ये हम आगे देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, ये सब हायर क्लासेस में जो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे उनके लिए होगी। एक एक जो हमारी ग्लाइकोलिसिस होती हैं, एक एक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो नहीं देखना हमें, चिंता मत करो। हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है बिगनिंग का प्रोडक्ट एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशंस में क्या होने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो गया, चलो यहाँ तक हो गया था। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप हो गई, अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो थर्ड स्टेप क्या हुई, जो हमारा CO2 है ना, ये देख रहे थे, इसको भी तो बाहर निकालना है, कोई टॉक्सिक चीज़ हो। अच्छा मान लो आपने घर में, अच्छा चिप्स ही मान लो, चिप्स खा रहे होगे, कुछ तो खा भी रहे होंगे, है ना, चिप्स खा लिए,
अब एक बात बताओ, उसके पैकेट को कितने महीने तक सजा के रखते हो घर में? कितने महीने तक उसके पैकेट को ऐसे सजा के रखोगे? वाह, देखते रहोगे, ये चिप्स मैंने खाए थे, कौन सी तारीख को? ऐसे करते हो? या कुछ होंगे जो करते होंगे, पता नहीं, लेकिन ऐसा करा नहीं जा सकता अगर घर में जो है ना मम्मी पापा हो, बिकॉज वो पैकेट दिखता है और वैसे ही उसे बाहर फेंकना, बाहर मतलब डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है? तो यानी क्या, जो चीज़ काम की है ही नहीं, CO2 काम का है ही नहीं, तो उसको क्या सजा के रखना बॉडी में? उसको तुरंत बाहर निकालो। जैसे मम्मी कहती है ना, कोई भी चीज़ कर ली उसके बाद तुरंत सफाई करो, उसकी क्लीन कर दो, फेंक दो डस्टबिन में, पड़ा नहीं रहना चाहिए बिस्तर पे। तो वैसे ही बॉडी भी कहती है CO2 का कोई काम नहीं, ये ज़्यादा देर रहेगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। सो एलिमिनेशन ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तीसरा स्टेप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जब ऑक्सीडेशन कर दिया, किसका काम था? मेन काम तो एनर्जी चाहिए थी ना हमको, सब तो एनर्जी के लिए हो रहा है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये 4 स्टेप्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई हैं, तो इनको अगर ऐसे याद कर लोगे तो आपके लिए ही आसानी है। एंड नेक्स्ट, ये जो है, ये रिएक्शन अगेन जितने सितारे हैं उतने लगा दो। ये क्या है? पूरे रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो है इकट्ठी वाली। आगे तो हम देखेंगे एरोबिक और एनएरोबिक में, बट यहाँ देखो, ये ग्लूकोज क्या है? अरे वो ग्लूकॉन डी वाला ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज मतलब फूड जो होता है, फूड को हम यूजुअली ग्लूकोज से टर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ 6O2 के साथ, बैलेंस है क्या रिएक्शन? ज़रा चेक कर लेना, केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। एंड देन क्या निकला प्रोडक्ट के तौर पे? 6CO2 6H2O। ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में एक बहुत ही बढ़िया आयरनी है कि ये BY बाय प्रोडक्ट है और ये BYE बाय प्रोडक्ट भी है, क्योंकि ये बने हैं और उनको हम सीधे बाय बाय कर देते हैं कि आप जाओ यहाँ से, ठीक है? एंड मेन जो काम था हमारा एनर्जी निकालने का, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एज ATP। स्टोर रखी है एनर्जी स्टोर रूम में, जैसे अरे होता नहीं है जब राशन लाते हैं घर का, कितने सारे पैकेट्स लाते हैं बिस्किट्स के, दालों के, इन सब के, तो सब एक साथ निकाल लेते हो। अरे स्टोर करके रखते हो ना स्टोर रूम में, ताकि जब गेस्ट्स आए या डेली नीड पड़े तब निकालेंगे। तो वैसे ही एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? ATP। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आगे आते हैं। अब हमने किसकी बात करी थी? ब्रीदिंग मैंने कहा था, तो आ जाते हैं ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, कंफ्यूज मत करना। ब्रीदिंग इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन एक पूरा जैसे कहते हैं ना सिस्टम है, और ब्रीदिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्रीदिंग इज बेसिकली व्हाट, एक टाइप का वेंटिलेशन प्रोसेस होता है। अगर किसी ने सुना हो वेंटिलेशन प्रोसेस या वेंटिलेटर, अगर कोई हॉस्पिटल्स में अगर कोई एडमिट हो तो आपने देखा हो वेंटिलेटर पे रखते हैं, यानी ब्रीदिंग नहीं कर पाते, तो वेंटिलेशन का प्रोसेस है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है ब्रीदिंग की, देख लेते हैं। ब्रीदिंग इज काइंड ऑफ अ वेंटिलेशन in which the organisms take oxygen from the environment and release carbon dioxide. So either you can call it as a ventilation process, or it is a type of what? Gaseous exchange. वही बात है जो पीछे बताई थी, यहाँ पे भी वही चीज़ है। Either you can call it as a ventilation process, और या तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई gaseous exchange है, ठीक? तो ये जो डेफिनेशन है सुंदर सी, जब मान लो MCQ आप दे रहे हो, ठीक है? बोलो मैम आपने तो कहा था कि NSO दे रहे हैं, तो ये लिखने करने का काम तो नहीं है, तो डेफिनेशन क्यों दे रहे हो? आ जाइए ज़रा, मान तो लो मेरी बात कि यहाँ पे जब आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एग्ज़ाम दे रहे हो MCQ, और MCQ में यहाँ आ जाए डैश यहाँ पे मुझे पूरा ही हटाना पड़ा ना डैश करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाए डैश। अब लिखेंगे डैश इज अ काइंड ऑफ वेंटिलेशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो समझदार जिन्होंने पलक मैम के साथ नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे लिखाएंगे रेस्पिरेशन, वो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, क्या मार्क कराएंगे? रेस्पिरेशन। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को पता है, अरे अपन को डरने की बात नहीं है, अपन को तो पता है कि इस जगह पे रेस्पिरेशन नहीं आएगा यार। ये वेंटिलेशन का प्रोसेस, O2 लेना, CO2 देना, ये पुरानी बातें थी, बच्चों वाली बातें थी। इसको हम क्लियरली ब्रीदिंग कहते हैं, इसको हम क्लियरली क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो पर्दाफाश कर देते हैं, है ना? ब्रीदिंग ही है आंसर, यही आंसर निकलेगा, सही मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब
ब्रीदिंग दोनों में देखेंगे, आगे वाले जो वीडियोस हैं उन दोनों में हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। एक में देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एक में देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जिसमें मेनली एनिमल्स तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े थोड़े कवर करेंगे एंड मेनली देन हम आ जाएंगे अपने ऊपर यानी ह्यूमंस की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर हेयर ये जो हमने पहला रेस्पिरेशन पे क्यों दिया है ये वीडियो में, मेरा पर्पस है कि यू शुड बी वेरी क्लियर विद द टर्म रेस्पिरेशन। बिकॉज अगर मैं शुरुआत करती रेस्पिरेशन इन प्लांट एनिमल ह्यूमंस तो आपके दिमाग में क्या थियरी रहती कि भैया ऑक्सीजन का आना CO2 के जाना यही रेस्पिरेशन, अरे यही मैम बोल रही होंगी। नहीं, आज ये क्लियर कर लो। क्या क्लियर कर लिया? रेस्पिरेशन क्या मिक्सेस थे, वो जो 4 पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को ज़रा सजा के लिख लो, कहीं पे बिल्कुल रख लो। ठीक, चलो क्या लिखा है? इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर एनिमल्स, मोस्टली इन मैमल्स, हमारी बात है मैमल्स, ब्रीदिंग इज रिगार्डेड एज rhythmic movement of muscles and ribs in order to increase the gaseous exchange across respiratory surface। क्या हो गया मैम, इतनी खतरनाक डेफिनेशन? अरे कुछ भी नहीं है, जब पढ़ाऊंगी ना रेस्पिरेशन एनिमल्स तब समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो, मैमल्स में यूजुअली क्या होता है, ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं, देखो क्योंकि प्लांट्स में इन सब में पता है आपको सिंपल डिफ्यूजन से ये काम होता है, सरफेस से काम होता है ना, सिंपल डिफ्यूजन से। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि हमारा ऑर्गन सिस्टम है डायरेक्ट, हमारे लंग्स तो इधर अंदर हैं भाई, अंदर हैं लंग्स, यहाँ नोज़ है, यहाँ से जाएगा और काम चलेगा। मतलब इस काम को हम क्या कह सकते हैं, एक रिदमिक मूवमेंट। रिदम समझते हो? अच्छा, म्यूज़िक सुनना किस किस को पसंद है बताओ? कितने टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं? म्यूज़िक, और ये तो डांसर्स के लिए भी होगा, डांस जो करते हैं म्यूज़िक सुनते हैं। क्या क्या होता है एक रिदम, समझते हो? कोई म्यूज़िक आपको अच्छा कब लगता है, यार इसकी रिदम बड़ी, इसका ट्यून बड़ा सही है, इसका बेस सही है, इसकी रिदम अच्छी है, राइम भी कर रहा है। तो वैसे ही जब हम ब्रीदिंग करते हैं, मैमल्स की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीदिंग को कहा जाता है सांस लेना और सांस छोड़ना, एक रिदमिक मूवमेंट होता है। किसका रिदमिक मूवमेंट मैम? म्यूज़िक में तो समझ गए सुर मिल रहे हैं, म्यूज़िक में तो सुर मिल रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक मसल्स हैं हमारे, मसल्स, और जो हमारे रिब्स हैं, याद आया? स्केलेटल सिस्टम, रिब केज, रिब्स, तो इनका रिदमिक मूवमेंट, ऐसे ऊपर जाना डायफ्राम का, फिर नीचे आना, इसे ही कहा जाता है क्या? इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ब्रीदिंग। ऑलराइट, तो ये जो डेफिनेशन है इसका पूरा मतलब कहने का यही था। अगेन पढ़ते हैं, इन हायर एनिमल्स, मोस्टली मैमल्स, ब्रीदिंग इज रिगार्डेड एज रिदमिक मूवमेंट। किसका रिदमिक मूवमेंट? मसल्स एंड रिब्स का, इन ऑर्डर। क्यों हो रहा है ये रिदमिक मूवमेंट? ताकि जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस हमें मिल जाए, अच्छा खासा जगह भी तो मिल जाए एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है कि नहीं? ये समझे, ब्रीदिंग की बात हुई थी, ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। डोंट वरी, आगे डिफरेंशिएशन पॉइंट्स मैंने आपके लिए दिए हैं, बिल्कुल याद है मुझे, नहीं छोड़ूंगी। डिफरेंशिएशन पॉइंट से क्या और अच्छे से समझ जाओगे। चलो, ब्रीदिंग की बात तो हो गई, ठीक है मैम। अब एक्चुअल में आ जाओ, ये जो वर्ड है रेस्पिरेशन, इट इज़ मोर ऑफ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन वर्ड का यूज़ करते हैं ना, ये ज़्यादातर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी किससे रिलेशन है? सेल से। ये 2 बार एल आता है ना तो वो टंग फ्लिप करती है। किससे रिलेशन है? सेल से। क्यों? बिकॉज हमें पता है फूड था, हमें पता है फूड था, तो फूड से जब हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे थे तो फूड में किससे? अरे फूड के जो सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल है, एटम आएगा, सेल आएगा, फिर सेल है ना जो, उसी की बात है। तो यानी सारे काम सेल से ही हो रहे हैं इफ़ वी गो टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इस प्रोसेस को हम क्यों ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, परमिशन है ना। चलो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? तो ये ब्रीदिंग जितना आसान नहीं है। देखो, ब्रीदिंग में सिंपली ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये काम है। बट सेलुलर रेस्पिरेशन एक थोड़ा आगे का प्रोसेस है। थोड़ा आगे का इसलिए, तभी तो आप 11th स्टैंडर्ड में पूरी साइकिल्स पढ़ते हो इनकी। क्रेब्स साइकिल देखते हो, ग्लाइकोलाइसिस देखते हो, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बने, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ब्रीदिंग जैसा नहीं है, ब्रीदिंग में कितना ही देखोगे, O2 आएगा, CO2 जाएगा, हाँ चलो इतना देख लोगे कि लंग्स में हो रहा है और टिश्यूज़ में हो रहा है, दैट्स इट, वहाँ तक ख़त्म। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टेप वाइज और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नए नए। So cellular respiration is a much more complex process that occurs inside the living cells। जब सेल्स के अंदर होता है तो इसका नाम क्या दिया है? सेलुलर रेस्पिरेशन। किसका रेस्पिरेशन होता है? मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं, यानी
जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। नाउ इट वोंट बी नेसेसरली हर बार ग्लूकोज, बट मेनली लिखा है तो आप अभी के लिए मेनली ग्लूकोज ही समझो, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इन द सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ CO2 एंड एनर्जी। ये जो पीछे हमने कहानी देखी थी, दिस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। आई होप अब ये बात अगर 2 बार रिपीट कर दी गई है तो भूलोगे नहीं, प्लीज़, है ना, भूलना मत, और जितना बताया है उतना ध्यान रखना। किस किस में बात है, ब्रीदिंग, 2 ही तो बातें हैं यार, और कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है, इन्हीं की तो कहानी है। ब्रीदिंग मैंने सिंपली कह दिया, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो है, O2 का आना, CO2 का जाना। और ये जो आना जाना क्यों हो रहा था, मेनली हमें क्या करना है, एनर्जी रिलीज करना है, जो खाना खाया था, ठीक। आई थिंक इनफ टाइम्स जो है मैंने सेम चीज़ रिपीट कर दी है। आगे आ जाओ, द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें क्या मेन फीचर्स है ज़रा देखते हैं। द फूड विच वी ईट इज डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे शुरुआत हम तभी हमेशा कहाँ से करते हैं, न्यूट्रिशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ से हमने शुरुआत की थी, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया। अब खाना भी हमेशा क्यों कहते हैं हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाने का मतलब क्या होता है, हेल्दी खाने का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो। हेल्दी खाने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो। ज़्यादा हो को मैं ऐसे एरो से दर्शाऊंगी, है ना, ऐसे शो करूँगी, सो आई होप समझ जाना। न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो तो न्यूट्रिएंट से क्या करना है, न्यूट्रिएंट को क्या करना है, पहाड़ बनाना है, महल बनाना है, क्या करना है। न्यूट्रिएंट ज़्यादा इसलिए हो ताकि जब इनका ऑक्सीडेशन हो, न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्यों हो, जब इनका ऑक्सीडेशन हो तब जो है एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो। सोचो, मेन पर्पस ये था और उसके लिए खा रहे थे हम खाना। और हम समझते हैं कि हम तो फूडी हैं, हमें तो खाना ऐसे ही खाना है, पसंद है भाई। नहीं, खाना खाते ही इसलिए हो न्यूट्रिशन वाला, क्यों, बिकॉज आप चाहते हो कि जब ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा हो तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो। एनर्जी किससे ज़्यादा रिलीज हो, एनर्जी किससे ज़्यादा रिलीज होगी, जिसके पास होगी। कहाँ होगी एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स के पास। अब बताओ, ऐसा कुछ खाना खाओ, जंक फूड खाओ जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, सिर्फ स्वाद हो, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं हो, सिर्फ स्वाद हो। स्वाद का क्या करना, अरे स्वाद तो ज़बान में कुछ सेकंड के लिए होता है, ये चीज़ याद रखना, है ना। तो वो जो लोग हैं जो सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं जस्ट फॉर द सेक, कितने लोग मैंने देखे हैं कि हम ये वाली नहीं खाते, ये नहीं खाते, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। जो भी है खाओ सारे टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट टेस्ट, जब आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे ये टेस्ट कहाँ आता है, आपको पेट के अंदर जाके टेस्ट आता है क्या, कुछ सेकंड, मात्र कुछ सेकंड्स होते हैं जब आपके मुंह में रहता है वो फूड और आपको टेस्ट आता है, उसके बाद गया अंदर, कहानी खत्म। तो तभी कह रही हूँ जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं खाओ, सब खाओ, बेहतरीन तरीके से खाओ, ठीक है, क्योंकि मेन काम तो अंदर जाके होना है, स्वाद तो कुछ सेकंड की बात है, ठीक। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट हाई हो, ऑक्सीडेशन हो, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो, तभी तो ले रहे थे न्यूट्रिशन। इससे अच्छा दूसरी लाइफ प्रोसेस कैसे कनेक्ट होती है, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम। अरे ये नहीं होगा मतलब वही कहानी कि किचन में खाना तो बन गया है, मम्मी ने खाना बना दिया, मम्मी चली गई, मम्मी अपने काम से चली गई, अब उन्होंने कहा कि लेके आओ डाइनिंग टेबल तक, डाइनिंग टेबल तक तो खाना लाना पड़ेगा ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है यूजुअली, जिनके छोटे भाई बहन होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में, ऐसे मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस कि इंडिया में ना एलेक्सा का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जो है छोटे भाई बहन सारे काम करते हैं। तो वही छोटे भाई बहन का कौन बन जाते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या, इधर से उधर पहुँचाने का काम। सो अब ये प्लांट्स में भी होगा इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड इन ह्यूमंस जिसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करता है ये। अगेन चलो भाई, तो मैम बोलोगे एक्सक्रीशन कैसे रिलेटेड, अरे बिल्कुल है यार, कैसे रिलेटेड नहीं है। अब आपने इतना न्यूट्रिशन लिया, मैंने वही कहा था, जो न्यूट्रिशन अनडाइजेस्टेड हो, जो खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो या काम का नहीं हो, अब वही चिप्स का पैकेट, काम की अगर चीज़ नहीं हो तो उसे बाहर फेंक दो, काम की चीज़ नहीं हो, टाइम मिली बाहर फेंक दो, क्योंकि ज़्यादा देर रखा तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल आ जाता है किसका, हमारे
एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन। तो जितने चीज़ें आप लाइफ प्रोसेस में पढ़ोगे, इतना समझ गए कि नहीं, मान गए कि नहीं, बोलोगे हाँ मैम अब समझ गए कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तभी तो नाम रखा गया है चैप्टर का कैसा, लाइफ प्रोसेसेस। इज इट और नॉट? समझे कि नहीं? यानी कोई भी प्रोसेस ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑलराइट, चलो आ जाओ कहाँ पे, वापस किधर थे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है, खाया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो एसिमिलेशन हुआ उसका। नाउ द एसिमिलेटेड फूड एंटर्स इनटू ब्लड कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो जब आपने न्यूट्रिशन ले लिया, किसकी बात हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये खाना खाया, ये बदला सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में और ये चला गया ब्लड कैपिलरीज से, क्योंकि पता है, बोलते हैं ना हमारे रगों में हर जगह खून दौड़ रहा है। क्यों? ऐसे ही उसको दौड़ने में मज़ा तो नहीं आता, बिकॉज उसका कुछ काम है। वो ऑक्सीजन और ये फूड मॉलिक्यूल्स हर टिश्यू में, यहाँ हर टिश्यू में लेके जा रहा है कि भैया तुम काम कर सको। ये इतने हाथ जो चल रहे हैं मेरे, कैसे? क्योंकि ब्लड जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? सो दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, अच्छा इन मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब मिलेंगे। अलॉन्ग विद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दे रीच द बॉडी टिश्यूज एंड सेल। ठीक है, इतना तो समझ गए, क्लियर बात है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। अब बॉडी सेल्स के अंदर क्या होगा, बॉडी सेल्स में जैसे खाना खाया, ब्लड लेके गया, कहाँ तक लेके गया, सेल्स तक लेके गया। अब इन सेल्स के अंदर क्या कहानी चल रही है, तो वो देखो। इन सेल्स में क्या होता है, दो पर्पस के लिए फूड यूज़ होता है, दो पर्पस के लिए फूड यूज़ होता है। फर्स्ट पर्पस क्लियरली लिखा है। फर्स्ट पर्पस क्या है कि जो फूड है उसको ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडाइज करें, ताकि एनर्जी रिलीज हो। ये फर्स्ट प्रोसेस है। क्या लिखा है, द एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू गेट एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, पहला। दूसरा काम क्या है, जैसे जैसे लाइफ एक्टिविटी चल रही है, देखो हमें तो याद नहीं रहता कि हमें ग्रो करना है, हमें याद रहता है कि हमें हमारी हाइट बढ़ानी है, ये सारे काम करने हैं, नहीं, याद थोड़ी ना रहता है। ये किसे, हमारी बॉडी को याद रहता है। थैंक्स बोल दो अपनी बॉडी को, उसे याद रहता है कि यार इसकी ग्रोथ भी तो करनी है, अरे ये तो नहीं तो छोटा ही रह जाएगा, इसकी ग्रोथ भी तो करो। तो पहला काम क्या होता है फूड का, पहला काम तो जो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, मतलब मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो ये वाले काम चल रहे हैं, चलने दो। दूसरा काम क्या, कि इसको सेकंड में भी तो जाना है, अरे इसकी थोड़ी हाइट तो बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा ग्रोथ तो करना पड़ेगा बॉडी का। तो सेकंड काम है, जो एसिमिलेटेड फूड है उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए। रिपेयर यानी कोई भी बॉडी के सेल्स जो खराब हो जाते हैं। अब क्या आप जैसे घर में जो है आपका कुछ दरवाज़ा वगैरह ख़राब हो गया है ना, सही से खुल नहीं रहा है, तो आप कारपेंटर वगैरह इन सबको बुलाते हो, है ना, कि कारपेंटर को भी बुलाते ना, हाँ भैया ठीक कर दो, ठीक। तो अब ऐसा कभी याद आया हो, ज़रा बताना, किसी ने ऐसा किया हो कि बॉडी में कोई सेल ख़राब हुआ हो और आपने बुलाया हो किसी को कि यार सेल आके तो ठीक कर देना, एक सेल आके ठीक कर देना, ऐसा कुछ याद है? बोलो मैम अभी तक तो याद नहीं है, तो होगा भी नहीं। रिपेयर अपने आप जो है सेल्फ रिपेयर करती है बॉडी। तो वो कैसे करती है, ये जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, अच्छा खाना जो खाते हैं, उसी से ये जो एनर्जी रहती है वो सेल्फ रिपेयर में भी यूज़ होती है। इज इट क्लियर और नॉट? सही बात है कि नहीं? चलो, तो ये दो समझ गए, अगर आप इम्पोर्टेंस और इनको नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस पहला वाला तो याद रखते हैं, देन सेकेंडली वी टेंड टू फॉरगेट दिस वन, ये ग्रोथ एंड रिपेयर वाला भूल जाते हैं पॉइंट, तो ये भी इसी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आ जाओ, द मोस्ट सिंपल एसिमिलेटेड फूड इज ग्लूकोज। सबसे सिंपल फूड, हमारा काम क्या था वही। अब आ जाओ वापस से, किसको याद करोगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको कौन सी भाषा समझ नहीं आती, उसको यही पराठे, दाल, चावल, सैंडविच, बोला मुझे ये भाषा नहीं समझ आती, जो खाना है भाई खा, मुझे तो एंड में ग्लूकोज बना के दे देना, सिंपल प्रोडक्ट दे देना, मुझे तुम लोगों की भाषा समझ नहीं आती। यानी हर दिन तो नए नए फूड्स खाते हो, तो मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे सिंपली ग्लूकोज बना के देना, मैं ले लूँगा। तो जो मोस्ट सिंपल एसिमिलेटेड फूड है हमारी बॉडी का, ग्लूकोज है। तो मेन पर्पस क्या हो जाता है, मेन पर्पस क्या हो जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाओ, कुछ भी खाओ, मोमोज खा रहे हो और क्या क्या खाते हैं, नूडल्स खा रहे हो, जो भी खाओ कॉम्प्लेक्स है उसको बस सिंपल में बदल के दे देना। और सबसे सिंपल एसिमिलेटेड फूड हमारी बॉडी का क्या है, बता तो दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, C6H12O6। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ में पेन लो या पेंसिल लो, जो भी लो, और इसको 10 बार लिखते जाओ, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के ना ज़रा ये ऊपर गड़बड़ मत करना, C6 है, H12 है, O6 है, जितनी बार लिखोगे
देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी भी लिखती हूँ, मैंने लिखना छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। हमारी मेमोरी जो है लाइफ टाइम तक हो गई, हम भी भूल जाते हैं चीज़ें। तो कैसे याद कर सकते हो? बोलो बार बार उसको लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो जब मैं बोलती हूँ तो आदत है लिखने की, क्योंकि मुझे फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्या बोला मैंने? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो बोलो मैम ये कैसे पता चला? अरे केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? ये देखो ना, 6 दिखा है यहाँ पे कार्बन के ऊपर, तो यानी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये। इज इट क्लियर? ओके, तो ये थर्ड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है? इट इज ऑक्सीडाइज। जो ग्लूकोज है उसे ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जितनी डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की आती जाए नोट करते जाओ। अगेन ये इंस्ट्रक्शन मैं नहीं दूंगी, पीछे देखी थी वो नोट करना है। और यहाँ पे जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि हो सकता है आपको, अच्छा कैसे क्वेश्चन आते बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगेन सुनना मेरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से 3 सही होगी, 1 गलत होगी। अरे तो 3 सही कैसे पता चलेगी? कुछ समझदार होंगे, एक ही डेफिनेशन रट के चले गए और आ गई इतनी सारी। तो यानी ऐसे बोलते हैं ना, कान इधर से खींचो उधर से खींचो, तो वैसे ही डेफिनेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, बात एक ही कह रहे हैं। तो ये एक बात कही, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक हो गई डेफिनेशन। आ जाओ नेक्स्ट। जैसे ग्लूकोज की कहानी मैंने कहा था, जितनी बार लिख सको लिखो। ग्लूकोज C6H12O6 इज अ वाटर सॉल्युबल। सबसे पहली बात तो वाटर में ये सॉल्युबल रहता है। एंड दूसरी बात हेक्सोज शुगर। अब ये देख के डरना मत, हेक्सोज क्या है? अरे हेक्सोज कुछ नहीं है, वही पीछे जो मैंने कहा था 6 कार्बन वाला शुगर है। 6 कार्बन वाला शुगर है ना, C6H12O6। और आपके लिए जो है यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी दिया है, अच्छा बोलोगे मैम इसमें कार्बन का है? तो ये देखो, 1 कार्बन, 2, ये जो बड़े बड़े आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए कार्बन। 1 2 3 4 5 6 एंड फंक्शनल ग्रुप ऐसे प्लेस्ड है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। कैसा है? वाटर सॉल्युबल, पहला पॉइंट। और दूसरा हेक्सोज शुगर। ये क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा होता है। तो इतना बोल सकते हो, वाटर सॉल्युबल है, बिल्कुल है। हेक्सोज शुगर है, बिल्कुल है। नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम्स, ये हमें पता है। ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, ये भी मैंने कहा था, जो स्टेप्स आप आगे देखोगे हायर क्लासेस में। सम ऑफ दीज स्टेप्स अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड सम अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो अब वो टाइम आ गया है जब अपनी कुर्सी की पेटी जो है कस ले जाए, यानी सीधे होके बैठ जाओ। अब ढंग से सुनना, बिकॉज मेन जो कहानी है ना यहाँ चालू होती है। वही कहानी जिसमें थोड़े रिएक्शंस आएंगे, पायरोविक एसिड बनेगा, साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कहाँ कहाँ होगी। ठीक, बांध दी कुर्सी की पेटी। अरे वेट कर रही हूँ, है ना, एकदम जितना ऐसे लोग सो रहे थे बिल्कुल जो है ना, मुंह धो के आ जाओ। अब कहानी चालू होगी। चलो भाई आ जाते हैं कहानी पे। 2 जगह कहानी चलेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चीज़ तो है जो मेरे साथ यहाँ पे बनाते जाना, ठीक, एक चीज़ मेरे साथ यहाँ बनाते जाना। एंड आगे जो है उसका फिर से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के रूप में। क्यों 2 बार मैंने एक ही चीज़ करी? क्योंकि मैं चाहती हूँ यहीं से सब याद करके जाओ। ऐसा नहीं है कि फिर क्लास ख़त्म हो गई फिर घर पे बैठ के रट रहे हैं, नहीं, यहीं पे याद कर लो और हो जाएगा। तो एक बार पहले मेरे साथ लिखते जाओ और उसके बाद जो है आप करना बाद में। चलो तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? किसका काम है? सबसे पहला काम है ग्लूकोज का। ठीक, कौन था सबसे पहले? ग्लूकोज। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? ग्लूकोज का। तो अब 2 जगह ये रिएक्शंस चलती हैं, 2 जगह, ध्यान से सुनना। एक होगा साइटोप्लाज्म, 2 जगह चलती हैं। एक होगा साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है, यहाँ पे आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या बोला? एक होगा साइटोप्लाज्म, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अरे यार अब ये मत बोलना साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबको पता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी, जो एनर्जी होता है, क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। एंड साइटोप्लाज्म तो हमें पता ही है, जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में यूजुअली
क्या होता है, एक टाइप का रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एरोबिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो फिर से बोल रही हूँ, क्या है, साइटोप्लाज्म में यूजुअली बिना ऑक्सीजन वाला भी रेस्पिरेशन होता है। बोलोगे ये कैसे? अरे होता है, जब ऑक्सीजन की या तो बोलते हैं कमी होती है, या यूजुअली यीस्ट वगैरह जो होते हैं, यीस्ट याद आया, द ओनली फंगस दैट इज यूनिसेल्युलर यीस्ट, तो वहाँ पे क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक वर्ड का मतलब क्या है? एनारोबिक वर्ड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मान लो जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद पायरुविक एसिड बन गया है, पायरुविक एसिड ये बन गया है, या इसे एक और नाम कहा जाता है पायरुवेट। कहा ना, कहानी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पायरुविक एसिड बन गया है या पायरुवेट जिसे कहते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड है, घबराने का नहीं, एक ही चीज है। पायरुविक एसिड बन गया है, पायरुवेट। अब आगे जो कहानी होगी, एक कहानी तो यहाँ लिख देती हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, एनएरोबिक, एनएरोबिक, और यहाँ होगा एरोबिक। ठीक है, मेरे साथ साथ मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ यार, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे होगा एनएरोबिक काम साइटोप्लाज्म में, और उधर होगा एरोबिक। तो पहले शुरुआत करते हैं एनएरोबिक से। दो जगह पे आओ, कहाँ जाना है? दो जगह पे आना है। दो जगह कौन सी है? एक तो हम ले लेते हैं हमारे प्लांट्स, एक तो हम ले लेते हैं हमारे प्लांट्स, और एक हो जाता है हमारा ईस्ट। ईस्ट याद है? ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है। ईस्ट में एक वर्ड सुना है, ईस्ट में यहाँ बता देती हूँ क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। एक वर्ड सुना है फर्मेंटेशन, याद आ गया? फर्मेंटेशन इन ईस्ट। तो फर्मेंटेशन कुछ नहीं होता है, ये सिंपली ऐसा ही प्रोसेस होता है जहाँ पे एनएरोबिक कंडीशंस में विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज बेसिकली फर्मेंटेशन इन, कहाँ पे? ईस्ट में। ओके, कहाँ पे? ईस्ट में। तो ये कहानी जो हम देख रहे हैं, ये जो पूरी आप कहानी देखोगे, क्या है? इनिशियल स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, क्या बना? पायरुविक एसिड, जो पीछे मैंने आपको बताया। अब अगेन इंपॉर्टेंट क्या नोट डाउन करोगे? पायरुविक एसिड जहाँ भी आपने लिखा हो, ये टेबल बने रहने देना, ये टेबल बने रहने देना। पायरुविक एसिड जहाँ भी बना हो, यहाँ है तो उसके यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देती हूँ, नीचे बनाना है ऊपर बनाना है। हैबिट तो वैसे मेरी ऊपर बनाने की रहती है, ठीक, ऐसे लिख देना। क्या है ये? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, एसिड क्यों है ये देख रहे हो ना, एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COH, तो ये है पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स का ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक। पायरुविक एसिड के वहाँ लिख दिया। ये जो प्रोसेस चली है ना, कौन सी प्रोसेस? इधर ये जो प्रोसेस चली है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का पायरुविक एसिड या पायरुवेट में बदलना, इस प्रोसेस का ज़रा रंग अलग ले लेते हैं हम। नाम तो लिख दो, इस प्रोसेस का ज़रा नाम यहाँ लिख दो, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। यहाँ पे नाम लिख सकते हो, प्लीज़ लिख दो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस लिख दिया। यही प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप हायर क्लासेस में देखने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप। बोलोगे मैम क्या ग्लूकोज से डायरेक्टली पायरुविक एसिड बना? नहीं नहीं, इसमें बीच में काफ़ी स्टेप्स आती हैं, इसमें बीच में काफ़ी स्टेप्स आती हैं कि पहले जो है ग्लूकोज किस में बना, कभी फ्रक्टोज में बना, कभी उसी के जो है आइसोमर्स में बन गया, ऐसे बनते 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 स्टेप्स आके पायरुविक एसिड बनता है। वो स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। आपको अभी क्या जानना है? ग्लूकोज बना पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा, एक नाम इन्हें पसंद नहीं, 2 नाम पसंद है, तो दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम इस ही प्रोसेस को कहते हैं EMP पाथवे। क्या कहते हैं? EMP पाथवे। अब EMP क्यों कहते हैं, इसका एक वजह है। ये ना एक्चुअली तीनों साइंटिस्ट का नाम है। आप कभी भी देखोगे EMP कैपिटल होंगे तीनों और डॉट लगे होंगे आगे, यानी ये 3 साइंटिस्ट के नाम है। क्या क्या नाम थे? एक का नाम था एम्बडेम, हाँ ये नाम ही है भाई, एम्बडेम। एक का नाम था मेयरहॉफ, एक का नाम था मेयरहॉफ, एंड तीसरे का नाम था पार्नेस। तो देखो ना, इनिशियल्स आप ले लो इनके, क्या क्या है? EMP।
तो ये क्या हो जाता है, EMP पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का कहीं भी अगर ये नाम भी आ जाए तो घबराना नहीं, EMP पाथवे कह लो या फिर इसे क्या कह लो, ग्लाइकोलिसिस, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्यों मैं बता रही हूँ, देखो ये चीज़ें बताने का सेंस होता है भाई, कुछ भी पढ़ा रहे सेंस है कि अगर इन केस क्वेश्चन में EMP पाथवे लिख दिया जाए तो आप घूम मत जाओ, अरे ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। या तो ग्लाइकोलिसिस कह लो या फिर EMP पाथवे, साइंटिस्ट के नाम भी आपके सामने रख दिए, एम्बडेम, मेयरहॉफ एंड पार्ट्स। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई एंड आई होप पायरुविक एसिड का ये आपने लिख दिया हो स्ट्रक्चर। आगे क्या है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन आटम, 3 कार्बन आटम का था, ये मैंने बता दिया। अरे बताया क्या, देखो ना, 1 2 3 स्ट्रक्चर से देख लो। एंड दिस पाथवे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है ना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिना ऑक्सीजन भी ये काम हो जाता है। कौन सा काम, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना। पायरुविक एसिड बनने के बाद होगा एरोबिक और एनारोबिक की कहानी, तो वो कहानी ज़रा आते हैं, देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 6, अब पायरुविक एसिड का क्या होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का काम आगे है। क्या बोला था, इधर आओ देखो वापस, ये कहानी यही रहेगी, मतलब वही चीज़ है, अपन दोनों साइड बाय साइड लाइक लैंग्वेज भी समझते जाओ और यहाँ भी देखते जाओ। तो ग्लाइकोलिसिस, ये जो अभी पहला स्टेप हुआ था ना, देखो ये हुआ साइटोप्लाज्म में और इसमें ऑक्सीजन का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, पायरुविक एसिड बन गया मैम, इसके बाद क्या, क्योंकि हमारा काम क्या था, थोड़ा याद आया पीछे काम क्या था, एनर्जी निकालनी थी। यहाँ एनर्जी वर्ड तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो रुको ज़रा, सब्र करो, जल्दबाजी नहीं। देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना पायरुवेट, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अब इस पायरुविक एसिड का किस्मत तय होती है कब, कि या तो ऑक्सीजन ना हो तब ये क्या बनेगा, एंड जब ऑक्सीजन हो तब ये क्या बनेगा। तो ये कहानी ध्यान से देखना बिल्कुल, और नोट करते जाओ मेरे जैसे। तो मैं बता रही हूँ ना, देखो टीचर अगर कोई बात कहता है ना तो उसको थोड़ा समझा करो। वैसे मैं हर चीज़ पे आपको नहीं कहूँगी कि ये नोट करो नोट करो, नहीं नहीं, कुछ समझ नहीं समझो, बट व्हेन आई एम आस्किंग कि ये जो है ऐसे चलाओगे कहानी लिखते हुए तो याद हो जाएगी। ऑलराइट, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना। नाउ ये जो 2 मैंने बनाए थे बॉर्डर, एक है एनारोबिक एक है एरोबिक, तो इस बॉर्डर में ज़रा इधर आ जाओ, ऑन इस साइड पे जब ऑक्सीजन नहीं होगी। पहली कहानी की कब हम बात कर रहे हैं, इन एनारोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, और ये काम कहाँ हो रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे यानी सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जब पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, प्लांट्स और यीस्ट में, दोनों में याद रखना, प्लांट्स और यीस्ट में क्या बन जाता है, प्लांट्स और यीस्ट में बनता है इथेनॉल। प्लांट्स और यीस्ट में क्या बन जाता है, इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल क्या है, अरे वही इथाइल अल्कोहल। अब ये तो केमिस्ट्री की बात है। अच्छा, मुझे आपके लिए एक चीज़ और अपन तय कर लेते हैं। एक चीज़ क्या तय कर लेते हैं कि हर बार, अब 10th स्टैंडर्ड वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हो, अपन हर बार कुछ ना कुछ होमवर्क लेते चलेंगे। ठीक, और वो होमवर्क आप कैसे बताओगे, आप जैसे ही मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में होमवर्क लिख के आंसर बता देना। ठीक है, तो इससे क्या है, आप भी थोड़ा डिसिप्लिन में रहोगे, आपको आपके लिए भी काम मिलेगा कुछ। ठीक, चलो, तो यहाँ पे मैंने ये 2 नाम लिखे, इथेनॉल या इसी को और क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ज़रा ये आपके केमिस्ट्री के लिए एक रिवीजन हो जाएगा कि मुझे जो है बताओ तो इथेनॉल जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला। जैसे अभी पीछे मैंने आपको पायरुविक एसिड बताया, तो कैसे बताया, CH3COCOH, ये पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है। वैसे ही बताओ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। तो ये है आपका होमवर्क। क्या हो गया आपका होमवर्क, सिर्फ इतनी सी बात है, इथाइल अल्कोहल और इसका, एंड दूसरी, ये पहला है, दूसरा इसी के साथ भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कहानी कहाँ हो रही है, दूसरी कहानी एनिमल्स में, याद करना। अब बोलोगे मैम एनिमल्स में, अरे होता है एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन। कब, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो। तो मैम ये कब होता है, याद करिए, जब एक्सरसाइज होती है, रिगरस एक्सरसाइज है, जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, तब क्या हो रही है, ऑक्सीजन अच्छे से लेते नहीं हैं, तब
रेगुलर सप्लाई नहीं होता तो हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स में एनर्जी बनने की जगह क्या बनने लगता है, यहाँ बनने लगता है लैक्टिक एसिड। क्या बनने लगता है, यहाँ बनने लगता है लैक्टिक एसिड। तो यही हो जाता है आपके होमवर्क के दो पार्ट्स, एक तो इथेनॉल का जो है मुझे केमिकल फॉर्मूला बताओ और दूसरा लैक्टिक एसिड का बताओ। कोई वो नहीं है बहुत ज़रूरी कि आना ही चाहिए, जिसको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इन दोनों का मुझे केमिकल फॉर्मूला बताओ, ठीक। होमवर्क नोट कर लिया, चलो आगे आ जाओ। अब चलिए इसी कहानी पे आ जाते हैं वापस। क्या हो रहा है, ये दोनों काम हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में। प्लांट्स और यीस्ट में क्या बनेगा, इथेनॉल, और एनिमल्स में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। कब कब कब, एनाएरोबिक कंडीशंस में, जब ऑक्सीजन नहीं होगा। अब ऑक्सीजन होने की बात करो, ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो आ जाइए किधर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन जो होती है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे वही असली काम हो रहा है, यहाँ पे असली काम हो रहा है जहाँ पे हम रिलीज कर रहे थे एनर्जी। हाँ, यहाँ पे होगा काम वो, बिल्कुल। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर मैं लिख सकती हूँ जो आपका CO2 एंड H2O जो पीछे देखी थी एक्चुअल सेलुलर रेस्पिरेशन जिसकी बात कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। यहाँ पे जो है हमारी एनर्जी रिलीज होगी और किस फॉर्म में स्टोर रहेगी, ATP के फॉर्म में। तो बोलोगे मैम इसका भी तो कुछ नाम होगा, मतलब बिना नाम दिए तो इनको कैसे चैन मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि इसका भी नाम होगा। इसका नाम क्या होगा ये मैं बता देती हूँ। इस साइकिल का नाम होगा क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल का क्या नाम होगा, क्रेब्स साइकिल। अब अगेन पायरुवेट से CO2 H2 और एनर्जी डायरेक्ट नहीं बना है। जब बोला है पलक मैम ने क्रेब्स साइकिल तो कुछ तो हुआ होगा, बिल्कुल स्टेप्स थे इसमें भी। अब ये स्टेप कब देखोगे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर 10th ग्रेड। ये स्टेप जो है आप क्लास 11th में जो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे उनके लिए है। तो अभी के लिए आपको क्या जानना है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो कौन सी साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल। एंड फाइनली जो है CO2 एंड वाटर, इसको तो हम बाय बाय कर देंगे। एंड मेन जो है हमारी बन गई यहाँ पे एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल समझे। अच्छा, किसी को ज़रूर ये सवाल होगा कि मैम प्लांट्स में इथेनॉल, अल्कोहल, ये लैक्टिक एसिड ये बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ना ये काम का नहीं है, ये एक्चुअली उल्टा हार्म ही पहुंचाता है। तो ये जो हार्म है ये हम आगे देखेंगे। तब तक मैं चाह रही हूँ, या तो चाहते हो इसको साथ में नोट डाउन किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज से ज़्यादा आप जब रिलेट करके याद करते हो ऐसे तो अच्छे से याद रहता है। ठीक, कर लिया नोट डाउन। तो अब हम थोड़ी यही जो बात हमने करी इतनी सारी यही लैंग्वेज में लिखी है, तो एक बार लैंग्वेज भी रीड कर लेते हैं। क्लियर, आ जाओ लैंग्वेज पे। कहाँ तक छोड़ा था अपन ने, द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, द पायरुविक एसिड ब्रेक्स डाउन एनाएरोबिकली टू प्रोड्यूस ईदर, दोनों में से कुछ एक, इथाइल अल्कोहल। चलो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, आपको दे दिया C2H5OH, अगर जिसका यही आंसर था तो वेरी गुड। वाटर एंड CO2 इन केस ऑफ यीस्ट एंड प्लांट सेल्स, मेनली यही बन रहा है इसलिए हम इसी पे फोकस करते थे, वाटर और वो नहीं बताया, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, अरे इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल भी कह सकते हो, ये कहाँ पे बनेगा, यीस्ट और प्लांट सेल्स में, और वही फर्मेंटेशन है यीस्ट का। एंड दूसरा लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा, एनिमल्स में, ठीक, एनिमल के मसल्स में बनेगा। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल सेल्स, इट इज अ 3 कार्बन एटम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये बस फीचर्स थे उसी के, वही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अब जब ऑक्सीजन होगी यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, द पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्रेक्स डाउन एरोबिकली। The process which occurs inside the mitochondria is called very important Krebs cycle. It results in complete breakdown of pyruvic acid resulting in the release of CO2 and water and mainly energy. And क्या होगी, एनर्जी। तभी मैंने कहा था पीछे जो बात बताई थी उसको ध्यान से याद रखना, ठीक। एनर्जी रिलीज होगी, वही पीछे प्रोसेस देखा। इज इट क्लियर, स्टेप्स क्लियर हुई। लास्ट देखो स्टेप क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा कोई काम नहीं था लैक्टिक एसिड ये सब बनाना, हमारा काम ही नहीं था। और व्हेन यू स्टडी क्रेब्स साइकिल, अगर हायर क्लासेस में जब आप जाओगे पढ़ते हो तो देखोगे बीच में इतने सारे प्रोडक्ट्स बने थे, वो हमारा मोटिव नहीं था। आवर मोटिव वाज टू रिलीज द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP।
The energy stored in ATP is utilized in the form for carrying out biological functions essential for survival and maintenance of an organism. The molecules of ATP, adenosine triphosphate, are produced by addition of inorganic phosphate into ADP, adenosine diphosphate. ये वही रिएक्शन है, अगर याद आए पीछे जिसने लिखी थी ठीक है, नहीं लिखी थी यहाँ लिख लो. हाँ ठीक, क्लियर है. चलो नेक्स्ट आते हैं. स्टेप नंबर 9, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूज्ड एज एनर्जी करेंसी. याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं. व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हो सकता है ADP भी साथ में दे, तो आपको ATP याद रखना है. फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. जब आप सोच रहे होगे ना कि कौन से सेलुलर प्रोसेसेस, तो सेल में कितने सारे प्रोसेस हैं, कुछ कुछ के नाम दिए हैं. जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, जो काम राइबोसोम्स वगैरह करते हैं. नर्व इम्पल्स, कंडक्शन करना. नर्व इम्पल्स यानी जो भी स्टिमुलस आया इधर से उधर भेजना कमांड कि यार ये हुआ है, ये देख लो. उन्हें कंडक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऑल दीज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. चलो एक नया नाम आया है तो ध्यान से सुनना. ये कौन सी प्रोसेस है मैम? एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर नहीं पता हो तो इसको भी जो है आप नोट कर लेना. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको चलाने के लिए, वो प्रोसेस होती हैं जिनको चलाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है. जिनको चलाने के लिए आपको बाहर से यानी एक्सटर्नल एनर्जी लेनी पड़ती है. सो ऑल दीज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, दैट इज द प्रोसेसेस विच रिक्वायर external energy to drive them, need energy locked in ATP molecules in the form of energy rich phosphate bonds. When the terminal phosphate linkage is broken, जब क्या बात बोली, ATP के फॉर्म में मान लो अभी स्टोर्ड है, ठीक है. अब आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी है और आपको क्या चाहिए? ATP. अब ये जो ATP टूटा है, ध्यान से सुनना, अब ये जो ATP का बॉन्ड टूटा है, इसके टूटने से जो एनर्जी निकलती है दैट इज नियरली इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल. ये किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है. क्या है, क्या बोला? ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर दी ना. अब मान लो सेल ने कहा मुझे तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ज़रा ATP तो लाना. क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ज़रा ATP तो लाना. ATP लाए, वो जो बॉन्ड टूटा आखिरी में ATP का, किस में टूटा? देखो ADP प्लस फॉस्फेट प्लस इतनी एनर्जी निकली है, 30.5 किलो जूल एनर्जी. ठीक है, ये समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट. जैसे मैंने कहा था ऑफकोर्स मैं आपको डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स दूंगी, तो ये पॉइंट्स आ गए हैं किसके? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए. कोई भी दो चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं, थोड़ी सेम होती हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा करो. जैसे आपको किसी इंसान का फीचर याद रखना हो कि यार वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बुरी है, उसमें ऐसा है, इसमें ऐसी क्वालिटी है, तो कैसे याद रहती हैं? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो दो लोगों को. तो वैसे ही ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को कंपेयर करके आसानी से पढ़ सकते हैं. तो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, ब्रीदिंग इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, वेयर एज रेस्पिरेशन इट इज़ बोथ एन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर. इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर का प्रोसेस एंड इंट्रा यानी सेल के अंदर का प्रोसेस. तो ब्रीदिंग तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर की कहानी है, पर रेस्पिरेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है. ब्रीदिंग में आओ, कोई भी एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. बोलो मैम ये तो कहने की भी ज़रूरत नहीं थी. क्लियरली वी नो गैसियस एक्सचेंज है, O2 CO2 का आना जाना है, तो एंजाइम्स का रोल नहीं है. बट रेस्पिरेशन तो भैया चलता ही एंजाइम से है. हाँ अभी नहीं देखे, जब आप आगे जाके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को देखोगे ना, हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम यूज़ हुआ है ऑलमोस्ट. तो एंजाइम्स का रोल है यहाँ पे, तभी तो दिया है. इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ब्रीदिंग पे आ जाओ, इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, रादर इट कंज्यूम्स एनर्जी. एनर्जी रिलीज तो नहीं करता है, उल्टा एनर्जी लेता है काम करने के लिए. एंड रेस्पिरेशन में जो हमने फाइनल रिजल्ट देखा, एनर्जी रिलीज होती है. फोर्थ, इट इज़ कन्फाइंड टू सर्टन ऑर्गन्स ओनली. ब्रीदिंग सर्टन ऑर्गन्स हमें पता है ब्रीदिंग सर्टन ऑर्गन से रिलेटेड होता है. कौन से? जो हमारे लंग्स है और एनवायरनमेंट है, वहीं से रिलेटेड है. ठीक है. एंड रेस्पिरेशन जो है मेनली हर सेल ऑफ द बॉडी में होता है. ये मानते हो कि नहीं? आज के आइंदा से ये मत कह देना कि रेस्पिरेशन सिर्फ लंग्स की कहानी है. नहीं, वो तो ब्रीदिंग की बात है. रेस्पिरेशन तो बॉडी के हर सेल में हो रहा है. सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी का रिलीज. ठीक, ये पॉइंट समझे? बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ऑल राइट,
आगे आ जाओ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था टाइप्स किस पे बेस्ड होंगे? मेनली जो हमारा हीरो है, कौन है? ऑक्सीजन, उस पे बेस्ड है। सो रेस्पिरेशन कैन हाउएवर टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड दो वेरी रेयर, बहुत रेयर केस है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन होता जरूर है। दिस मीन्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी can occur in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen. Now based on this we have two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. यानी जो पूरा हम सेशन देख रहे हैं ना, इसमें कहानी कहाँ मंडरा रही है? एरोबिक एनारोबिक, ऑक्सीजन का होना और नहीं होने पे। तो लेट्स बिगिन विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आपने पीछे देखा था वही कहानी है। मैंने क्या कहा था? कहानी मैं बताऊंगी और रिपीट करूंगी, क्यों? ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। सो व्हेन ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? याद करो, अब तो शायद मेरे साथ साथ बोलते चलोगे। कहाँ हुई थी ये प्रोसेस? ये हुई थी मैम माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे पीछे देखा था ना चार्ट, अपनी कॉपी में भी होगा, बनाया होगा, देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हुई थी, जिसे हमने कहा था क्रेब्स साइकिल। स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हुई थी जिसे हमने कहा था क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन हुआ था स्टेप वाइज। उसके बाद जो है क्या निकला था? CO2 प्लस वाटर, और जो है निकली थी हमारी प्यारी एनर्जी। ठीक है, यही था ना, कुछ अलग तो नहीं था, यही था। तो सिमिलरली ये यहाँ दिया है, लेट्स रीड इट। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन glucose is completely broken down into CO2 and H2O by the process of oxidation and a large amount of energy 38 ATP is produced। चलो, किसी का ये जहाँ सवाल आएगा मैं बता देती हूँ पहले ही। सवाल ये होगा कि मैम हमने तो यहाँ देखा था, आपने कहा था पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और पीछे लिखा है ग्लूकोज। तो एक गाड़ी थोड़ी पीछे आओ, सबसे पहले कन्वर्ट करना चालू किसको करा था? ग्लूकोज को। तो मतलब ये जितने भी बीच में चीज़ें आएंगी, ये जितने भी पायरुविक एसिड आए बीच में, जो भी रिएक्शंस में आएंगे, वो सब क्या है? वो मेन हीरो है ही नहीं, उनका काम ही नहीं। वो तो सिर्फ है कि जो मदद कर रहे हैं। एक होता है ना साइड हीरोज जो होते हैं, वो मदद करते हैं, साइड एक्टर्स। तो वैसे ये साइड एक्टर्स हैं। मेन तो था ग्लूकोज। यहाँ देख लो, इसको अपन हाईलाइट भी कर देते हैं भाई कि मेन जो था वो कौन था? मेन तो था ग्लूकोज। मेन कहानी तो इसी की थी। तो ये कहा जा रहा है, डायरेक्टली कह दिया, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? CO2 H2O एंड एनर्जी रिलीज करेगा। सो सेम है। अब एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? तो ये कहानी यहाँ तक ही बचा के रखी थी मैंने, ध्यान से सुनना फिर से। जब क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 38 ATP। इतना बोल्ड में क्यों लिखा है? ताकि मैं चाहती हूँ बिठा लेना दिमाग में, क्योंकि किसी का ये सवाल होगा फिर से कि मैम जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो रहा है रेस्पिरेशन, तो ज़रूरी क्यों है ऑक्सीजन? ये सवाल होगा ना मैम। जब हमें अभी पीछे देखा, यहाँ पे आपने बताया तो सही कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो रहा है तो क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन की? तो देखना ज़रा, थोड़े में पता चल जाएगा। यहाँ पे इतना याद करके चलना कि एरोबिक में 38 ATP रिलीज हो रही है। जब आप एनएरोबिक में आओगे तब डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ग्लाइकोलिसिस विच इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक। यानी दोनों एरोबिक और एनएरोबिक में ये प्रोसेस चल रही थी। कौन सी? ग्लाइकोलिसिस की। तो दोनों में हुई थी। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसने ये बनाया, इसको नहीं मिल गया तो यहाँ पे आए। ठीक है, चलो भाई, ये कहानी अगर इतनी समझे हो, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। 38 ATP भूलना नहीं है ना, 38 ATP याद रखना। अब आ जाओ, द पायरुविक एसिड और पायरुवेट मॉलिक्यूल्स formed during glycolysis are carried to the mitochondria where they completely break down to CO2 and H2O with the evolution of a large amount of energy। और वो large amount of energy क्या है? 38 ATP। तो ये रिएक्शन दी गई है, ये जो पीछे हमने घूम फिर के बनाई थी, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। तो ज़रा इस डायरेक्ट रिएक्शन को तो नोट करो, और जैसे बैलेंस्ड है वैसे ही करना। ठीक है, ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, क्या बना? पायरुवेट। क्या बना? पायरुवेट बना। अब पायरुवेट आ गया है। पायरुवेट के ध्यान से सुनो क्या लिखा है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP एनर्जी। तो फर्स्ट जो पीछे मैंने आपको बताया था वो था ओवरव्यू, ऊपर से बता दी थी कि ये रिएक्शन है। अब एक एक में आओगे तो ये रिएक्शन भी नोट डाउन करो। सिर्फ
एरोबिक रेस्पिरेशन लिख के रिएक्शन भी नोट डाउन कर सकते हो, इतना भी चलेगा, ठीक है। कर लो नोट डाउन जल्दी से, और कोई भी पॉइंट खा मत जाना है ना कि ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट वाला नहीं लिखते हैं, कुछ करते हैं ऐसे है ना कि ब्रैकेट वाला, अरे ब्रैकेट लिखा है इसलिए भाई इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है 38 ATP, ये सब कहाँ हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलराइट, आ जाओ आगे। अब आओ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पता है क्या है, देख लिया था, तो सिर्फ हम जो है पॉइंट्स जल्दी से गो थ्रू करेंगे। When food is oxidized without using molecular oxygen, the respiration is called anaerobic respiration. In this type of respiration, incomplete oxidation of food takes place. क्या होता है, क्या होता है, incomplete oxidation, ये पॉइंट याद रखना। incomplete oxidation of food takes place and in comparison to aerobic respiration much less amount of energy is produced. शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन था ना कि मैम अगर बिना ऑक्सीजन भी हो रहा है रेस्पिरेशन तो काहे को ऑक्सीजन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्यों ले रहे हो उसको, क्योंकि जब यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, इनकम्प्लीट क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, इनकम्प्लीट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना इस केस में बहुत ही कम होती है। तो कुछ कहेंगे, अच्छा मैम ठीक है उधर पे 38 हो रही थी ना, ठीक है मैम यहाँ पे 30 हो रही होगी, 30 हो रही होगी, नहीं 30 नहीं हो रही, तो अच्छा कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे चलो मैम 30 नहीं, आपकी ना मेरी 25 ले लेते हैं, 25 हो रही होगी, नहीं फिर से मैं ना बोलूँगी, नहीं नहीं 25 भी नहीं हो रही, तो बोलो मैम ठीक है कितना डिस्काउंट करवाओगे, चलो 15 ले लो। अब तो मैम बोलोगे 15 के आसपास, चले जाओ बेटा 1 डिजिट्स में, 1 डिजिट में मैम 5 ATP, इतनी कम नहीं, तो बोलो मैम कुछ रिलीज भी हो रहा है, अरे हो रहा है पर मात्र 2 ATP लो। कहाँ से मतलब वो जो होता है ना, ये हमारी जो है मदर्स की क्वालिटी होती है डिस्काउंट करवानी, बार्गेनिंग क्वालिटी। तो ये देखो 38 ATP से कहाँ तक लेके आए हैं खींच के 2 ATP। तो विच मीन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब 38 ATP, इतनी सारी एनर्जी और बिना ऑक्सीजन मात्र 2 ATP रिलीज हो रही है। तो ये काय के काम आएगी हमारे, हमें इतने काम करने हैं, बोलो हमें लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत काम है, इतनी सी एनर्जी से क्या होगा, तभी तो कहते हैं अच्छे से सांस लो, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा है, इट इंक्लूड्स ग्लाइकोलिसिस व्हिच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 molecule of glucose is degraded into 2 molecules of pyruvic acid and a small amount of energy, that is 2 ATP, मात्र 2 ATP is produced. The pyruvic acid is further converted into ethyl alcohol, कहाँ पे, plants और yeast में, और lactic acid कहाँ होगा, animals में। Is it clear? तो I hope ये तभी मैं रुकी हुई थी ताकि यहाँ आओगे तो समझ जाओगे what is the difference, aerobic में 38 ATP और जो है anaerobic में 2 ATP। गॉट द डिफरेंस, ठीक है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। ऑलराइट, चलो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब फर्मेंटेशन की बात है, जरा सुनना ध्यान से। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द टर्म फर्मेंटेशन इज मोर कॉमनली यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये वर्ड सुनते हो, घड़ी घड़ी सुना होगा, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट फर्म। फर्मेंटेशन होता क्या है, कुछ नहीं, वो एरोबिक नहीं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी विदाउट ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ये जो रेस्पिरेशन होता है बहुत कॉमन नहीं होता है ना, बहुत कॉमन नहीं होता है। एनिमल्स में भी हर बार तो नहीं हो रहा है, कब होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो। लेकिन यीस्ट में जो है ये मोस्ट कॉमन नहीं होता है, ये होता ही है। तो फर्मेंटेशन कह देते हैं, बोलो नया नाम दे दो ना, जब इस बेचारे में ही हो रहा है तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस नाम दे दो, सो दैट वी कॉल एज फर्मेंटेशन। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, इट इज बेसिकली एन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन ही है ये, ठीक है ना। फर्मेंटेशन को कैसे डिफाइन करो, एक डेफिनेशन दी है, फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज गैसेज एटसेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, yeast and certain bacteria utilize substances present outside the cell as respiratory substrate, oxidize it to ethanol and CO2 without utilizing O2। क्या बोल दिया मैम, अरे कुछ नहीं है, देखो यीस्ट की कहानी देखो। यीस्ट तुमको इतना तो पता ही है ना क्या होता है, अरे पता है कि नहीं बताओ, यूनिसेलुलर, एक सेल वाला। अब कुछ बोलेंगे मैम ये तो फंगस है, ये इकलौता फंगस है, आज से याद कर लेना अगर 9th स्टैंडर्ड में याद नहीं किया हो तो। ये इकलौता फंगस है जो यूनिसेलुलर है,
तो बोलोगे मैम फिर इसको फंगस में क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी सारी फीचर्स फंगस से मिलते हैं, सिर्फ सेल एक है। अब यूनिसेलर है मतलब सारे काम एक ही सेल से हो रहे हैं, है ना। यूनिसेलर है मतलब सारे काम एक ही सेल से हो रहा है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ। तो रेस्पिरेशन भी एक ही सेल से होगा, बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा? सिंपल, डिफ्यूज़ करते, यानी यीस्ट का सेल है, उसने बाहर देख लिया कोई फूड, मैं फूड ना अच्छे से बनाती नहीं हूँ, क्या बनाऊँ फूड में, ऐसे बना दिया, कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, उसको जो है उसने बॉडी में जो है ले लिया और उस फूड पार्टिकल का ये अंदर आ गया। अब इसका क्या कर दिया? फर्मेंटेशन, यही तो प्रोसेस कहते हैं, फर्मेंटेशन यीस्ट क्या होता है? ये करके अगर याद आए हो तो जो इथेनॉल बनता है ना, ये जो अल्कोहल होती है ये इसी से बनती है। फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट इंडस्ट्रियों ने यूज़ कर लिया है इन्हें, मतलब इंसान जो है बिल्कुल ही बहुत ही स्मार्ट है, उन्हें पता चल गया कि ये इसकी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इसमें अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ से जो है यीस्ट का फर्मेंटेशन की इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये होता है। फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट से इथाइल अल्कोहल बनती है। ठीक, कैसे बन रही है समझ गए? तो ये प्रोसेस, ये दी हुई है रिएक्शन, लिख लो रिएक्शन क्या है। रिएक्शन में ग्लूकोज दिख रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन रहा है मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन इसको चाहिए नहीं, बिना ऑक्सीजन काम हो रहा है, फर्मेंटेशन होगा एंड जो बना है प्रोडक्ट इथेनॉल, यानी जो अल्कोहल होता है, बढ़िया हम बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए ये प्रोसेस किसका था? फर्मेंटेशन का टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लो। ब्रैकेट मत खाना है ना, मेरा मन होता है घर पे आकर कॉपी चेक करूँ कि ब्रैकेट तो नहीं खाए हैं। ब्रैकेट में जो जो दिया है वो लिख लेना। ठीक, क्या दिया है? इन साइटोप्लाज्म 2 मॉलिक्यूल यीस्ट, और यहाँ भी देखो 2 ATP। अब 2 ATP, मेरी बात सुनना, 2 ATP ये है वैसे यूनिसेलुलर, इसको कितनी ही एनर्जी चाहिए, तो 2 ATP में ये खुश है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा दुख मत मनाओ, ये बेचारा 2 ATP में खुश है। ठीक, नोट कर ली, आगे आए। इन सर्टन बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वॉर्म्स, तो एक तो यीस्ट की बात कर ली थी, अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं, तो इनमें भी जो पीछे सेम प्रोसीजर था ना वही चला है, और यही 3 लाइनों में लिखा है। सिंपल कर दी मैंने बात। क्या बोला? अभी पीछे यीस्ट में जो देखा आपने, सेम चीज़ जो है, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ पैरासाइट वॉर्म्स। कौन से पैरासाइट वॉर्म्स? पिछले साल एनिमल किंगडम में पढ़े थे, एस्कैरिस। कौन होता है ये? राउंड वॉर्म। और टेप वॉर्म एक टाइप का, फ्लैट वॉर्म जो होता है, प्लैटीहेल्मिन्थस। इन सब में भी जो है क्या होता है, इनका जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है, तो इनकी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी छोटी सी, अरे खुद ही इतने छोटे से हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में बात करें तो पीछे जैसे देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कहाँ होता है? स्केलेटल मसल्स में। कब? जब ऑक्सीजन की कमी हो, तो वही ज़्यादातर जब यूजुअली ज़्यादा बहुत ही रिगरस एक्टिविटी हो, या कोई रेसर देखते हो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिमिंग वगैरह में क्यों ऐसे हाफते हैं उसके बाद हम, बिकॉज हमें पता है हमने ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ली, तो उस टाइम पे जो है बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। These muscles do not get sufficient oxygen and anaerobically metabolize glucose to lactic acid during vigorous exercise। ठीक है, तो यानी यीस्ट में हो रहा था इथेनॉल, और यहाँ पे जो है हमने देखा बैक्टीरिया और वॉर्म्स में क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी मैंने कहा ना सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इनमें। ठीक है, तो अगेन सेम रिएक्शन है जो हमने पीछे देखी थी। यहाँ पे जो है एनिमल्स में काम हो रहा है वो देखना। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिसिस हुआ वही साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल। यहाँ तक स्टेप तो सेम चल रही है दोनों में, बस यहाँ से बदलाव है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। मसल सेल्स की बात करें, हमारे जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, उनमें क्या बना? लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो कि बहुत कम, मात्र 2 ATP। ठीक है, चलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मैं बोलती हूँ वो करती हूँ, मैंने कहा था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी जैसा पीछे दिखाया था, तो जल्दी से जो है रिकॉल करते जाओ। ये मान लो मेम्ब्रेन है, इधर एनाएरोबिक काम चल रहा है, इधर एरोबिक। एनाएरोबिक में क्या हुआ? साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज है, किस में बदला? पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में बदला। ग्लूकोज क्या था? 6 कार्बन का कंपाउंड। ग्लूकोज क्या था? 6 कार्बन का कंपाउंड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तब जाके तो 3 कार्बन का कंपाउंड बना है ये, और क्या बन गया? पायरुविक एसिड। तभी तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन हट रहा है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन में 2 चीजें बोल सकते हो, ईदर इट कुड बी
It could be addition of oxygen, you can say it like that, or you can say removal of, or you can say what, removal of hydrogen. ठीक है, समझ गए? चलो, तो यही बात यहाँ लिखी है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तब जाके बना पायरुवेट एसिड 3 कार्बन कंपाउंड. नाउ साइटोप्लाज्म में ही भी यीस्ट में अल्कोहल बनेगा, और ह्यूमंस यानी एनिमल्स में जो है उनकी मसल सेल्स में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड. ये तो कहानी हो गई एनारोबिक की. इधर आ जाओ, हरे में जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एरोबिक काम चलेगा यहाँ. और क्या बनेगा, CO2 और H2O. बोलो मैम एनर्जी कहाँ है, अरे ये नीचे देखो ना, ये 34 ADP से इन्होंने बना दिया 34 ATP. ठीक है, 34 से 34 ADP से क्या बना दिया, 34 ATP. अच्छा, अब कोई बोलेंगे मैम नंबर आपने 38 बताया था, तो डिफर कर सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स पे. तो आप इतना मान के चलो 34 से 38 ATP. ठीक है, अगेन ये डेटा कोई बहुत ऐसा आपसे पूछ नहीं लिया जाएगा, जितना मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ डिफरेंस समझना है कि यहाँ ज़्यादा बनती है और वहाँ कम बनती है. ठीक है, बात क्लियर हुई मेरी, ये चीज़ समझ आई जो डायग्रामेटिकली दी है. तो इसके लिए ही मैंने आपको बस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में दिए थे, अब एरोबिक और एनएरोबिक के ले लो. जब पूरा टॉपिक पढ़ाती हूँ तो लास्ट में मदद भी कर देती हूँ. ये देखो, ये पॉइंट्स ले लो, तो इससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी. स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तब तक हम एक बार जल्दी से पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन. It occurs in presence of oxygen where oxygen is utilized, but over here anaerobic respiration occurs in absence of oxygen. Second, glucose is completely broken down to release the end products in the form of CO2 and water. Over here glucose is incompletely oxidized to release the end products in the form of या तो ethanol या फिर lactic acid. Third, energy released in larger amount जो हमने देखी थी, ज़्यादा अमाउंट में ATP निकला था 38 and 34. And over here energy is released in lesser amount यानी 2 ATP. Aerobic respiration, fourth point, it takes place in cytoplasm and mitochondria. याद रखना मैंने क्या कहा, एरोबिक दोनों जगह हो सकता है. ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, ऐसा नहीं है साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, वहाँ भी हो सकता है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा. यानी इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, द माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इन्वॉल्व्ड. मतलब साइटोप्लाज्म को आप ऐसा कह सकते हो, वो है जो हर चीज़ में एडजस्टेबल है. कहता है ठीक है एरोबिक है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. कुछ लोग होता है ना कि अच्छा आपके पास जैसे नहीं, आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, अच्छा इसमें जो है आपने शक्कर नहीं डाली, चलेगा, डाली हो नहीं डाली हो तो भी चलेगा. मस्त टाइप के लोग होते हैं ना जो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं. और दूसरा, अरे भाई इसमें शक्कर नहीं डाली, मुझे तो नहीं चलेगा, तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मुझे जो है सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए. ऑलराइट, मैं बिना ऑक्सीजन कोई रिएक्शन अपने अंदर नहीं लूँगा. तो ये लास्ट पॉइंट क्लियर होता है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर कर लेना. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, whereas anaerobic respiration takes place only in the cytoplasm. Is it clear? ये पॉइंट्स कर लिए नोट डाउन, यहाँ जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. ऑलराइट, तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा रेस्पिरेशन का शुरुआती टॉपिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तब तक क्या करिए, जाइए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, सभी कोर्सेज K to 12 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. लेफ्ट साइड पे देखना, ओलंपियाड पे जा सकते हो. बाकी टीचर्स के भी आप कोर्सेज देख सकते हो फॉर क्लास 10th NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी के सारे जो कोर्सेज हमने शुरुआत की है, वीडियोस जाके देख सकते हो अगर कोई छूट गई हो तो. एंड तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे. ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और होमवर्क कमेंट में बताना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय.